हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग अपरिमेय संख्याएं और उनसे संबंधित प्रमेयों के बारे में बात करने वाले हैं। अपरिमेय संख्याएं यानी कि इरेशनल नंबर्स। पीछे की वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि वह संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां q नॉट इक्वल टू 0 तथा p और q पूर्णांक है। p और q पूर्णांक है, तो अगर इस रूप में कोई संख्या नहीं लिखी जा सकती है तो उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। हम लोग ये भी जान चुके हैं कि वे संख्या है जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, अशांत अनावर्ती होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग इन्हीं अपरिमेय संख्याओं से संबंधित प्रमेय को देखेंगे और उसके आधार पर हम लोग आगे साबित करना सीखेंगे कि कोई संख्या, जैसे मान लीजिए मैं √2 लिख दिया, तो ये √2 अपरिमेय संख्या है, ये कैसे साबित करेंगे इसको हम लोग आगे की वीडियोस में देखेंगे। फिर √3 हो गया, √5 हो गया, यानी कि किसी अपरिमेय संख्या को साबित करके दिखाना सीखेंगे कि वो अपरिमेय संख्या कैसी है, और इसी से संबंधित हम लोग आज की क्लास में प्रमेय को देखने वाले हैं। तो चलिए पहला प्रमेय देखते हैं। यदि p एक अभाज्य संख्या है तथा p a स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा, जहां a क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? यहाँ क्या रहा है कि p एक अभाज्य संख्या है। p क्या है? अभाज्य संख्या है, यानी कि 2, 3, 5, 7 है ना जी, 11, 13 ये सब हो सकता है। अगर p a स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित करता है, p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा, और a क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, a क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। तो चलिए अब हम लोग इसको साबित करके देखते हैं। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पे प्रमाण देखते हैं। ठीक है, हमारे पास a क्या दिया है? धनात्मक पूर्णांक दिया है, तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि a एक धनात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, और अभाज्य संख्या p किसको विभाजित कर रहा है? a स्क्वायर को विभाजित करती है। ठीक है, a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ जो a है यह धनात्मक पूर्णांक होगा, लेकिन कौन सा धनात्मक पूर्णांक होगा? जो 1 से बड़ा है, क्योंकि p अभाज्य संख्या है और ये अभाज्य संख्या कम से कम 2 होगा ना जी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आप a धनात्मक पूर्णांक देख रहे हैं, ये धनात्मक पूर्णांक 1 से तो बड़ा ही धनात्मक पूर्णांक होगा, हो सकता है ये 2 हो जाए, 2 से बड़ा हो सकता है, लेकिन कोई भी होगा 1 से बड़ा ही धनात्मक पूर्णांक होगा, यानी कि 2 या 2 से बड़ा कोई भी धनात्मक पूर्णांक a हो सकता है, क्योंकि अभाज्य संख्या p से विभाज्य हो जा रहा है पूर्णतः विभाज्य होने का मतलब कि यह अभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्या तो 2 से शुरू होती है। पहली अभाज्य संख्या तो 2 होता है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या, तो 2 होगा ये a या 2 से बड़ा होगा। इसका मतलब कि ये a जो होगा 1 से बड़ा कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः a एक धनात्मक पूर्णांक है जो 1 से बड़ा है, या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 या 2 से बड़ा है। ठीक है, चलिए अच्छा, हम लोग अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में देखे थे कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये हम लोग लिख सकते हैं ना यहाँ पे, तो हम लोग लिख सकते हैं कि अंकगणित की आधारभूत अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से a को क्या कर सकते हैं? अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि a एक आपका धनात्मक पूर्णांक है जो 1 से बड़ा है, तो उसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं कि नहीं?
अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से। चलिए हम मान लेते हैं यहाँ पर कि a का जब अभाज्य गुणनखंड किया जा रहा है तो हमें वहां पे P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू P4 ऐसे करके कहां तक Pn तक संख्याएं ऐसे मिल रही हैं। ये P1 P2 P3 Pn ये सब क्या है, ये आपकी अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉमा देके कि जहां P1 P2 P2 P3 ये सब जो दिए गए हैं Pn तक, ये क्या है जी, अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग a को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं ना, यानी कि हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे ये P1 P2 P3 ये सब गुना में लिखे हुए हैं, तो ये a किसके बराबर है, P1 इंटू P2 इंटू P3 ऐसे करके कहां तक Pn तक, जहां P1 P2 P3 ये Pn तक क्या है, अभाज्य संख्याएं दी हुई है। तो ये हमने कैसे लिखा, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से हम लोग a को क्या किए हैं, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे व्यक्त कर दिया। चलिए अगर हम लोग इसका स्क्वायर कर दें, a स्क्वायर कर दें, तो इधर क्या हो जाएगा, P1 का स्क्वायर इंटू P2 का स्क्वायर इंटू P3 का स्क्वायर कहां तक, ये Pn के स्क्वायर तक हो जाएगा। ऐसे हम लोग इसे लिख सकते हैं। अच्छा, चूंकि हमारे पास दिया हुआ है कि P a स्क्वायर को विभाजित करता है, a स्क्वायर को विभाजित करता है, P जो है इसको विभाजित करता है, a स्क्वायर को विभाजित करता है, हमारे पास ये दिया हुआ है ना जी, ऊपर ही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो जब a स्क्वायर को विभाजित करता है तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए P a स्क्वायर का वैल्यू हम लोग ये लिए हुए ना, तो P P1 का स्क्वायर इंटू P2 का स्क्वायर इंटू P3 का स्क्वायर कहां तक, Pn स्क्वायर को भी विभाजित करेगा, इसको भी विभाजित करेगा क्योंकि ये इसके बराबर है, ठीक है, विभाजित करता है, ठीक है, हम लोग ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से हमने ये भी देखा था कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, है ना, अभाज्य गुणनखंड के घातों के गुणनखंड के रूप में अद्वितीय रूप से व्यक्त किया जा सकता है, ये भी हमने देखा था। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार भाज्य संख्या a स्क्वायर को, ये भाज्य संख्या ही ना कहलाएगी जब इसके इतने सारे गुणनखंड दिख रहे हैं, तो a स्क्वायर को अभाज्य संख्याओं के घातों के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप से व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ऊपर देखे थे, यहाँ पे देखे थे ना कि चूंकि P1 स्क्वायर इंटू P2 स्क्वायर इंटू P3 स्क्वायर इंटू कहां तक Pn स्क्वायर को विभाजित करता है, ऊपर दिखा है ना जी। तो इसलिए हम लोग अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार यहाँ हम लोग देखे हैं कि भाज्य संख्या a स्क्वायर को हम लोग अभाज्य संख्याओं के घातों के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप से व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि P जो है यहाँ पर P1 P2 P3 ये जितने भी दिए हैं Pn, इन सब में से ही कोई एक है, इसके अनुसार ही ना पता चल रहा है ना, में से एक है। तो इनमें से ही जब ये एक है तो हम अब यहाँ पे लिख सकते हैं, कि P1 इंटू P2 इंटू P3 कहां तक, इंटू कहां तक, ये Pn तक दिया हुआ है, ठीक है, का एक गुणनखंड। जब इनमें से कोई एक है तो इनका एक गुणनखंड है, इन सबके प्रोडक्ट का ये एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है। बात को समझे ना, इन सभी के
इन सबको प्रोडक्ट के रूप में ले लिया है, तो इनका ये एक गुणनखंड होगा, क्योंकि इनमें से यही ये एक है, इनमें से जब एक है इसका मतलब इसका एक गुणनखंड हुआ। और जब ये इसका गुणनखंड है तो गुणनखंड है तो इसको विभाजित करेगा ना। तो यहाँ पे जब गुणनखंड है तो हम लोग लिख सकते हैं कि P। अच्छा देखिए ये P1 P2 P3 Pn तक जो हमने प्रोडक्ट में लिया था, किसका वैल्यू था? ये आपका ऊपर ही देखिए ये A का वैल्यू है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि P A का एक गुणनखंड है, A का एक गुणनखंड है। तो जब ये इसका गुणनखंड हो गया तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, जब गुणनखंड है तो विभाजित तो करेगा ही, तो इसलिए कह सकते हैं कि P A को विभाजित करता है, A को विभाजित करता है, हमने यहाँ पर लिखा दिया। समझ गए? चलिए नेक्स्ट प्रमेय देखते हैं हम लोग। देखिए प्रमेय 2 क्या करें, यदि P एक अभाज्य संख्या है तो रूट P एक अपरिमेय संख्या होगी, ये हमें साबित करके दिखाना है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे इसको प्रमाणित करके यहाँ पे इसका प्रमाण देखते हैं। हमारे पास दिया है क्या कि P एक अभाज्य संख्या है तो रूट P एक अपरिमेय संख्या होगी, ये हमें साबित करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, माना रूट P एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है यदि यह संभव है। हम लोग मान लेते हैं यह एक परिमेय संख्या यदि यह संभव है तभी। ठीक है, जहां P एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। आपके प्रमेय के अनुसार ही ना दिया है कि P अभाज्य संख्या है, तो हमने यहाँ पे क्या किया कि रूट P एक परिमेय संख्या है यदि यह संभव है, हमने ये मान लिया। ठीक है, तब हम दो पूर्णांक A और B इस प्रकार ले सकते हैं कि रूट P बराबर में A बटा B, जहां A और B क्या है? असहभाज्य है। असहभाज्य का मतलब है कि यहाँ A और B के उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है, उसके अलावा कोई नहीं है, यानी A और B का HCF जो है 1 है। यहाँ पे असहभाज्य या फिर सह अभाज्य भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हमने क्या दिखाया कि A और B का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है, एक के अलावा और कोई नहीं है। तो हमने क्या देखा कि ये हमने परिमेय संख्या मान लिया है यहाँ पे, और A बाई B जो लिखा है ये भी परिमेय संख्या का सरलतम रूप ही है। तो दोनों तरफ परिमेय संख्या हो गई। यहाँ पे हमारे कथन के अनुसार ये दोनों तरफ हमने परिमेय संख्या ले ली। अब देखिए क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जब यहाँ वर्ग करेंगे तो इधर आ जाएगा आपका रूट P का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? P हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, और इधर हो जाएगा A स्क्वायर बाई में B स्क्वायर। तो अब आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं कि PB स्क्वायर इक्वल टू में A स्क्वायर। इसे इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। अब इसको समझ लेते हैं। अगर आप यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे मैं रफली आपको समझा देता हूँ कि A स्क्वायर में P से भाग देने पर हमें B स्क्वायर प्राप्त हो रहा है। तो A क्या है? यहाँ पर A पूर्णांक है, पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक होगा, और इस पूर्णांक में जब P से भाग किया जा रहा है, यानी कि इस अभाज्य संख्या से भाग किया जा रहा है, तो ये पूर्णतः विभाजित हो रहा है, क्योंकि हमें B स्क्वायर यानी कि हमें एक पूर्णांक ही प्राप्त हो रहा है। तो इसमें जब इससे भाग करने पे एक पूर्णांक प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब कि ये पूर्णतः विभाजित है इससे, है ना। इसका मतलब ये है कि P A स्क्वायर को विभाजित करेगा, इसका मतलब ये ना हुआ। यहाँ पे लिख सकते हैं, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं जी, अतः P A स्क्वायर को विभाजित करता है। तो जब ये A स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए P A को भी विभाजित करेगा, A को विभाजित करेगा।
हमने अभी तो पिछला तरह में देखा था ना, उसी के हिसाब से जब पी ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो पी ए को विभाजित करेगा। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर हम लोग यहाँ पर a इक्वल टू में ले लेते हैं पी सी, जहां c एक पूर्णांक है। ठीक है, शून्य के अतिरिक्त यहाँ ध्यान रखना कि ये c जो है शून्योत्तर पूर्णांक ऐसे लिख देते हैं, शून्य के अतिरिक्त, जीरो को छोड़कर। ध्यान रखना इसमें कि c कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि जीरो होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर देखिए समीकरण एक से, समीकरण एक में हम लोग क्या करते हैं, एक जगह पे ये रख देते हैं बी सी, तो पी बी स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा पी सी का स्क्वायर, यानी आ जाएगा पी बी स्क्वायर इक्वल टू में पी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये जाएगा भाग में, एक पी कट जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ पर हो जाएगा आपका पी सी स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ अगर हम लोग बी स्क्वायर में पी से भाग करें तो हमें सी स्क्वायर प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या है, हम लोग देख रहे हैं कि b क्या है, एक पूर्णांक था, पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक होगा, और पूर्णांक में जब अभाज्य संख्या से भाग करने पे हमें पूर्णांक प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब ये इससे पूर्णतः विभाजित है ना जी। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः p जो है b स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, इसलिए p b को विभाजित करेगा, p जो है b को विभाजित करेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि p a को विभाजित कर रहा है और b को विभाजित कर रहा है, यानी कि यहाँ पर p जो एक हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड a और b में मिल जाए, लेकिन हमने ऊपर तो असहभाज्य माना था, a और b असहभाज्य है, यानी कि उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें p एक उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों में मिल रहा है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, नीचे क्या लिख सकते हैं जी, कि यहाँ से हमें यह पता चल रहा है कि अतः p a और b दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, है ना। लेकिन हम लोग ऊपर क्या देखे थे, लेकिन पहले हम मान चुके हैं कि a और b में एक के अतिरिक्त, यानी कि असहभाज्य माने थे ना जी, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इसका मतलब में यहाँ इसका विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, तो लिख सकते हैं कि अतः यह एक विरोधाभास है। विरोधाभास है, क्या विरोधाभास है कि हम लोग ऊपर उभयनिष्ठ गुणनखंड देखे थे कि नहीं है, यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें एक p मिल जा रहा है। ठीक है, विरोधाभास है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए हमारी मान्यता गलत सिद्ध हुई कि क्या गलत सिद्ध हुई कि रूट p एक परिमेय संख्या है, ये हमें गलत यहाँ पे दिख रहा है। इससे निष्कर्ष क्या निकला, अतः रूट p एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि अर्थात परिमेय नहीं तो अपरिमेय होगा, अर्थात रूट p एक अपरिमेय संख्या है। हमें यहाँ पे यही साबित करना था। क्लियर हो गया? तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे आप।